हर सीसीटीवी कैमरा मूक गवाह होता है जिसे अपराधी अक्सर नजरअंदाज करते हैं। ये निर्जीव जासूस वे पल कैद करते हैं जिन्हें फिर कभी नहीं देखना चाहिए था और उन रहस्यों की धुंधली झलक दिखाते हैं जो वरना अनदेखे रह जाते और जिनका कभी इंसाफ न हो पाता। नंबर 10, टीना लुइस ग्रीर 32 वर्षीय एंडरलैंड गोल्ड कोस्ट की निवासी और एक मां थी जो क्वींसलैंड के सबसे दर्दनाक कोल्ड केस की विषय बनी। 18 जनवरी 2012 को टीना ने अपनी किशोर बेटी लिली को स्लीप ओवर पर छोड़ा और फिर अपने बीचमॉन्ट रोड के घर लौट गई। उन्होंने हाल ही में अपने साथी लेस्ली ग्रम्पी शेरमैन, जो फिंक आउटलॉ मोटरसाइकिल क्लब के ऐसे सदस्य थे जिससे लोग डरते थे, के साथ बेहद प्रताड़नापूर्ण रिश्ता खत्म करने की कोशिश की थी। इस दिन टीना उनसे मिलने क्लम्बर प्रॉपर्टी पर गई और वहीं से वो लापता हो गई। अगले दिन टीना अपनी बेटी को स्लीप ओवर से लेने नहीं आई, जो उनके स्वभाव के विपरीत था। परिवार ने तुरंत सूचना दी, जिसके बाद शेरमैन को केंद्र में रखकर व्यापक जांच शुरू हुई। लेकिन उन्होंने बताया कि टीना 19 जनवरी को उनकी प्रॉपर्टी से गाड़ी लेकर गई थी। उसके इस दावे और स्पाइसर गैप के गवर्नर्स चेयर लुकआउट पर टीना की छोड़ी हुई कार मिलने से वो संदेह से बाहर हो गया। जहां उसकी कार मिली वह शेरमैन के घर के आगे से गुजरने वाली डेड एंड रोड थी, जो एक दूरस्थ नेशनल पार्क से सटी थी। नेशनल पार्क में व्यापक खोज के बावजूद टीना लापता ही रही। शेरमैन को अब भी जांच के लिए अहम व्यक्ति के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन अपराध से उसे जोड़ने के लिए कोई सबूत सामने नहीं आया था। साल बीत गए और एकमात्र संदिग्ध शेरमैन 2018 में एक घातक कार दुर्घटना में शामिल हुआ। उसकी मृत्यु ने टीना के साथ क्या हुआ या उसके अवशेष खोजने के प्रयासों को और जटिल बना दिया। जांच में एक कथित निगरानी फुटेज सामने आया जिसमें शेरमैन टीना का पीछा करते दिखा। सीसीटीवी सबूतों से निष्कर्ष निकला कि बाइक सवार बॉयफ्रेंड टीना पर हिंसक हमला कर सकता है और उसकी जान ले सकता है। जांच में यह फैसला दिया गया कि शेरमैन ने पीड़िता के शव को सफलतापूर्वक छुपा दिया था और शायद वही एकमात्र व्यक्ति था जिसे पता था कि टीना कहाँ है। आज क्वींसलैंड पुलिस सेवा के माध्यम से $2.5 लाख का इनाम अभी भी सक्रिय है, जो टीना ग्रीर की गुमशुदगी और संभावित हत्या के बारे में जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को आगे आने के लिए प्रोत्साहित करता है। गुमशुदगी के चलते टीना ग्रीर प्रोजेक्ट की स्थापना हुई, जो घरेलू हिंसा के मामलों में दी जाने वाली प्रतिक्रिया में सुधार के लिए पैरवी करने वाला संगठन है। नंबर 9, शॉन एम्मा ओकेलाघन एक ब्रिटिश महिला थी जिनका जन्म और अधिकांश जीवन स्विंडन, विल्टशायर, इंग्लैंड में बीता। दुर्भाग्यवश यही उनका गृहनगर बाद में उनकी गुमशुदगी और हत्या की पृष्ठभूमि भी बना। ये उलझी हुई लाल डोरी 18 मार्च 2011 की देर शाम से शुरू होती है, जब 22 साल की युवती घर की आरामदेह चारदीवारी छोड़कर एक रात बाहर घूमने फिरने निकली थी। वही उलझी हुई लाल डोरी 6 दिन बाद उसकी लाश मिलने के साथ खत्म होती है। इन दोनों घटनाओं के बीच एक अपराध हुआ जिसने परिवार और दोस्तों से उनके प्रिय को छीन लिया। शॉन अपने बॉयफ्रेंड केविन रीप के साथ स्विंडन के ओल्ड टाउन में रहती थी और घर से निकलते समय बहुत उत्साहित थी। उसने सुजू नाइट क्लब जाने का प्लान बनाया, जो अपार्टमेंट से 800 मीटर दूर था। एक शाम पार्टी करने के बाद वह युवती अपने घर लौटने लगी, उसी 800 मीटर के रास्ते पर चलती हुई जिसे एक सुरक्षित इलाका माना जाता था। इस हिस्से में लगे सुरक्षा कैमरों ने शॉन का फुटेज रिकॉर्ड किया जब वो 9 मार्च सुबह 1:52 पर यात्रा शुरू कर रही थी। इस रास्ते में लगभग 10 मिनट लगने थे। आधे घंटे बाद केविन को गर्लफ्रेंड का मैसेज आया, लेकिन उसमें क्या लिखा था ये साफ नहीं था। उस सुबह 9:45 तक शॉन अभी भी अपार्टमेंट नहीं लौटी थी, जिससे केविन ने पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिन्होंने तुरंत जांच शुरू कर दी। केविन के टेक्स्ट मैसेजों के विश्लेषण से जांचकर्ताओं ने जाना कि संदेश सेवरनेक फॉरेस्ट इलाके से आया था, जो उनके घर से 12 मील दूर है। यही इलाका खोजबीन का मुख्य केंद्र बन गया। 20 मार्च को खोज और बचाव अभियान शुरू होने पर स्थानीय पुलिस ने पहली बार सार्वजनिक अपील की। उन्होंने अचानक गुमशुदगी के हालात समझाए और बताया कि सीसीटीवी फुटेज और टेक्स्ट मैसेज के बीच के समय अंतराल के आधार पर माना जा रहा है
कि लापता महिला को किसी वाहन ने उठाकर उस इलाके में ले जाया गया। खोज अभियान शुरू होने के 2 दिन बाद 400 स्वयंसेवक इसमें शामिल हो गए और दान भी आने लगे, जिससे ये मामला खुला और सक्रिय बना रहा। इस दौरान जासूस कई घंटों की निगरानी फुटेज खंगाल रहे थे और उन्होंने उस इलाके में एक हरी टोयोटा अवेंसिस टैक्सी देखी जहां शॉन गायब हुए थे। इस वाहन का पता 47 वर्षीय टैक्सी ड्राइवर क्रिस्टोफर हैलीवेल तक चला। पुलिस ने स्विंडन निवासी को संदिग्ध मानते हुए अजदा सुपरमार्केट में गिरफ्तार किया। साथ ही उसकी टैक्सी भी जब्त कर ली गई और वह जांच में एक अहम भूमिका निभाने वाली थी। अधिकारियों को लगा कि हॉलीवेल ने शॉन का अपहरण किया। उस अपहरण मामले ने उसी दिन बाद में एक हत्या की जांच का रूप ले लिया, जब उस युवा महिला का शव ऑक्सफोर्डशायर के एफिंगटन में एक उथली कब्र में मिला। कोरोनर ने कहा कि सिर की चोटें मौत का कारण हो सकती है, लेकिन सटीक पुष्टि बाकी है। 26 मार्च 2011 को क्रिस्टोफर हैलीवेल पर प्रथम श्रेणी हत्या का आरोप लगा और वह अगले साल पहली बार अदालत में पेश हुआ। उसने शॉन की हत्या के आरोप से खुद को निर्दोष बताया। उसी साल बाद वो ब्रिस्टल क्राउन कोर्ट में पेश हुआ और जुर्म कबूल कर लिया। बाद में उसे उम्र कैद हुई और जुर्म कबूलने पर पता चला कि उसका संबंध अन्य मामलों से भी हो सकता है, जिनमें 2007 में बेकी गॉर्डन एडवर्ड्स की गुमशुदगी भी है। प्रक्रियात्मक गलतियों के चलते हैलीवेल की कोई स्वीकारोक्ति मान्य नहीं हुई। बाद में कई मामलों की हैलीवेल की संलिप्तता के नजरिए से दोबारा जांच हुई, जिसमें सैली एन जॉन और क्लाउडिया लॉरेंस की गुमशुदगी भी थी। शॉन ओकेलागन की मौत और जांच ने कानून प्रवर्तन को कुछ पुराने अनसुलझे मामलों पर नया नजरिया दिया, जिससे उन्हें हल करने की संभावना मिली। प्रियजनों ने किराए की निजी गाड़ियों के ड्राइवरों के लिए कानून और सुरक्षा जांच सख्त करने की मांग की, ताकि अपराधियों को शिकार तक पहुंचने से रोका जा सके। नंबर 8। एशलिंग मर्फी का जन्म जुलाई 1998 में हुआ था। वह 3 बच्चों में सबसे छोटी थी। उनके एक भाई और एक बहन है। उनका पालन पोषण ब्लू बॉल के पास तुल्लामोर के दक्षिण पश्चिम में हुआ। 2011 से 2017 तक वो अपनी पढ़ाई पर केंद्रित थी, जो सेक्रेड हार्ट स्कूल में हुई थी। 2021 में उन्होंने मैरी इमैक्युलेट कॉलेज से प्राइमरी टीचिंग में बीएड की डिग्री ली। उसी साल उन्होंने ड्यूरो के प्राइमरी स्कूल में सब्स्टिट्यूट टीचर बनकर काम शुरू किया। उसी साल उन्होंने स्थायी पद पाया और पहली कक्षा के बच्चों को पढ़ाने लगी। साल 2022 तक एशलिंग 23 साल की हो चुकी थी। वो अपने बॉयफ्रेंड रयान केसी के साथ 5 साल से डेट कर रही थी और दोनों ने शादी करने की योजना बनाई थी। लेकिन उसी साल की शुरुआत में इस युवा शिक्षिका पर घातक हमला हुआ और योजनाएं खत्म हो गईं। ये 12 जनवरी थी। करीब 2:30 दोपहर का समय था जब एशलिंग ने अपना काम खत्म किया और दिन के लिए सामान समेट लिया। स्कूल के कैमरों ने उसे दोपहर 2:37 पर पार्किंग में लाल सीट कॉर्डोवा की ओर जाते हुए रिकॉर्ड किया। वह गाड़ी में बैठी और ग्रैंड कैनाल के पास N52 मार्ग पकड़ा। वह कार पार्क से पैदल निकली। उसने सफेद टी शर्ट, नेवी जैकेट, नेवी लेगिंग्स और भूरे पोमपोम वाली गुलाबी ऊनी टोपी पहनी थी। उसने फिटबिट स्मार्ट वॉच पहनी थी जो स्मार्टफोन से जुड़ी थी। इन डिवाइसों के डेटा से पता चला कि एशलिंग दोपहर 2:51 बजे डिग्बी ब्रिज की ओर नहर किनारे गई थी। 4 मिनट बाद वह सीसीटीवी में उसी दिशा में जाता दिखा। यही आखिरी बार था जब उसे जिंदा देखा गया। उसकी आगे की गतिविधियों का पता उसके उपकरणों के जरिए ही लगाया जा सका, जिससे पता चला कि उसने 3:16 पर डिग्बी ब्रिज पार किया था। फिर वह डैंगियन रोड के कार पार्क की ओर लौटी। वह लगातार चलती रही जब तक कि 3:21 पर फिटबिट ट्रैकर में अराजक बदलाव दर्ज नहीं हुआ। इन उतार चढ़ावों से संकेत मिला कि कुछ असामान्य हुआ, जिसे जांचकर्ताओं ने हिंसक हमला माना। एशलिंग की एक्टिविटी ट्रैकर ने 3:27 पर उसकी दिल की धड़कन कम होते हुए रिकॉर्ड की, जो 3:31 पर पूरी तरह बंद हो गई। इसी बीच 2 जॉगर्स वहां से गुजरे। उन्होंने झाड़ियों में माउंटेन बाइक देखी और खाई में आवाज सुनी, और जब उन्होंने करीब से देखा तो उन्होंने एक आदमी को एक औरत के ऊपर खड़े हुए देखा जो एशलिंग थी, और वह एक तेज धार वाले ब्लेड से उस पर हमला कर रहा था। दोनों जॉगर्स मदद के लिए दौड़े और दोपहर
3:34 बजे तुल्लामोर गार्डा स्टेशन फोन किया। 2 अधिकारी 10 मिनट बाद पहुंचे, लेकिन तब तक वह युवा प्राइमरी स्कूल टीचर अपनी चोटों के कारण दम तोड़ चुकी थी। पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले अपराधी जल्दी से भाग निकला। हमले की गंभीरता को देखते हुए गार्डा ने थाने में विशेष जांच कक्ष बनाया और 50 से अधिक अधिकारियों को जांच के लिए नियुक्त किया। सीसीटीवी और चश्मदीद गवाहों के बयान इस अपराध के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को पकड़ने में बेहद महत्वपूर्ण साबित हुए। निगरानी कैमरों ने इलाके में एक आदमी को ग्रीन फाल्कन स्टॉर्म माउंटेन बाइक चलाते देखा, जो बाद में अपराध स्थल पर मिली। जब वो भागा, उसकी पहचान 31 वर्षीय जोसेफ पुस्का के रूप में हुई, जो मैकलो गांव का निवासी था। उसके खिलाफ हिंसक अपराधों का कोई पूर्व रिकॉर्ड नहीं था, हालांकि उसे महिलाओं पर हुए 2 अन्य हमलों में जांच के दायरे में रखा गया था। किशोरावस्था में उसे भी परिवीक्षा पर रखा गया। हिंसक हत्या के 1 साल बाद 23 के अंत में उसका मुकदमा शुरू हुआ। उसने खुद को निर्दोष बताया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज और अस्पताल में उसकी कथित स्वीकारोक्ति, जहां उसके चेहरे पर बचाव के दौरान आई खरोंचों का इलाज हुआ, उसके खिलाफ गई। उसी साल नवंबर में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। नंबर 7, एक बेफिक्र आत्मा जिसके पास सबसे दयालु दिल, शानदार हंसी और चमकती हुई आंखें थीं। ये वे शब्द थे जो ज़ारा अलीना के प्रियजनों ने उनका वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किए थे। ज़ारा ने यूनाइटेड किंगडम में शरणार्थियों को बसाने में मदद की थी। वह अपनी बीमार माँ और दादी की देखभाल करती थी, समय देकर सुनिश्चित करती थी कि उनकी अच्छी देखभाल हो और प्यार मिले। 2022 में 35 वर्षीय ज़ारा ने रॉयल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस में काम शुरू किया और अपने बड़े सपनों पर नजरें टिकाई। ज़ारा ने अपना घर खरीदने, सही इंसान ढूंढकर बसने और 2-3 बच्चे करने का प्लान बना रखा था। भविष्य उज्जवल था, लेकिन 26 जून की सुबह के शुरुआती घंटों में वो सारे प्लान एक त्रासदी में डूब गए। करीब 2:30 बजे सुबह ज़ारा को ईस्ट लंदन के इल्फर्ड में घर के पास फुटपाथ पर जीवन के लिए संघर्ष करते पाया गया। उसकी निजी चीजें क्रैनब्रुक रोड पर बिखरी थी और उस पर बेहद गंभीर हमला किया गया था। एक महिला ने उसे ढूंढकर तुरंत अधिकारियों को खबर दी। पैरामेडिक्स के आने तक इंतजार करते हुए उस राहगीर ने सीपीआर दिया, जिससे ज़ारा तब तक जीवित रही जब तक मदद नहीं आ गई। उसे अस्पताल ले जाकर तुरंत इलाज मिला। दुर्भाग्यवश उसकी चोटें गंभीर थी और उसी सुबह उसकी मृत्यु हो गई। ये स्पष्ट था कि ज़ारा एक घातक हमले की शिकार हुई थी और अगर अधिकारियों को उसके हमलावर को पकड़ना था तो समय बहुत महत्वपूर्ण था। जांचकर्ताओं ने तुरंत उस इलाके में व्यापक पूछताछ शुरू कर दी जहां उसे पाया गया था और उसके साथ साथ उसके हमलावरों की आखिरी ज्ञात गतिविधियों का पता लगाने के लिए पास की निगरानी फुटेज का सहारा लिया। सीसीटीवी टाइमलाइन उस सुबह 2 बजे शुरू होती है जब ज़ारा इल्फोर्ड स्टेशन के पास मुख्य सड़क पर बने बार से निकली थी। कैमरों ने उसे वैलेंटाइन पार्क क्रैनब्रुक रोड की ओर जाते हुए पकड़ा। अपनी वॉक के 17 मिनट बाद और घर से थोड़ी दूर ज़ारा पर एक पुरुष ने हमला किया और उसके साथ मारपीट की। जांचकर्ताओं ने देखा कि फुटेज में जो आदमी है वही ज़ारा के बाद उसी बार से निकला था। पता चला कि उस व्यक्ति को स्टाफ को परेशान करने पर बार से निकाल दिया गया। कैमरों ने बार से बाहर निकलने के बाद उसकी गतिविधियां रिकॉर्ड की थी। उसे कई महिलाओं के पास जाते, उनका पीछा करते और क्रैनब्रुक रोड पर उन्हें परेशान करते देखा गया। उन महिलाओं में एक ज़ारा भी थी जो उसके गुस्से की शिकार बनी। जांचकर्ताओं ने जल्दी ही उस आदमी की पहचान कर ली क्योंकि वह हाल ही में जेल से छूटा था। जॉर्डन मैक्सवेनी को डकैती के आरोप में जेल में डालने के बाद 9 दिन पहले रिहा किया गया था और हत्या से पहले उसे फिर से जेल भेजने की कोशिशें की गई थी। साथ ही ये सुझाव भी दिया गया था कि उसे रिहा नहीं किया जाना चाहिए था। मेट्रोपॉलिटन पुलिस की आंतरिक समीक्षा में सामने आया कि मैक्सवेनी को 68 अपराधों में 28 बार दोषी ठहराया गया था। वो 9 बार जेल जा चुका था और उसके खिलाफ हिंसा, दुर्व्यवहार और निषेध आज्ञाओं का इतिहास था। उस साल उसे काउंसलिंग और अधिकारियों को रिपोर्ट करने की शर्तों पर रिहा किया गया था। ज़ारा की हत्या से 4 दिन पहले चिंता जताई गई थी कि मैक्सवेनी 2 अपॉइंटमेंट्स में नहीं आया था। संदिग्ध की पहचान होने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया
और उसी साल 18 नवंबर को वह वीडियो लिंक के जरिए ओल्ड बेली कोर्ट में पेश हुआ, जहां उसने आरोपों को स्वीकार किया और खुद को दोषी माना, जिसके परिणाम स्वरूप उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। नंबर 6, एलन ओहेयर का जन्म 1976 में डबलिन में हुआ था, जहां उन्होंने सेंट जोसेफ ऑफ क्लोनी सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई की थी। बताया जाता है कि स्कूल के दौरान एलन ओहेयर को तंग किया गया था, जिसके कारण उनकी किशोरावस्था में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हुईं और इसी वजह से उन्हें अक्सर मनोरोग देखभाल के लिए भेजा जाता था, जहां उनका इलाज डिप्रेशन और बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लिए किया गया। एलेन को अस्थमा और डायबिटीज जैसी कई शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं थीं। 2005 में एलन ने अपने परिवार के किलाइनी वाले घर से निकलकर ब्लैक रॉक के एक अपार्टमेंट में रहना शुरू किया, इससे पहले कि वो स्टेप असाइड में एक घर लेने का खर्च उठा सके। इस समय तक एलन अपनी कई समस्याओं पर काबू पा चुके थे और उनका भविष्य आशाजनक था। उन्होंने चाइल्ड केयर असिस्टेंट के रूप में काम किया और ब्लैक रॉक में पार्ट टाइम जॉब भी की। साथ ही वो नाइट क्लासेस ले रही थी ताकि मॉन्टेसरी टीचर बन सके। लेकिन 2012 में सब कुछ पटरी से उतर गया। एलन के घर से गायब होने पर शुरू में समझा गया कि वह टॉल शिप्स रेस में वॉलंटियरिंग करते समय लापता हुई, लेकिन उनका बैग, पर्स, मोबाइल और सुरक्षा फुटेज कुछ और बता रहे थे। सुरक्षा फुटेज में दिखा कि आयरलैंड की 36 वर्षीय एलेन 22 अगस्त को अपने घर से एक अन्य मोबाइल फोन के साथ निकली। उन्हें आखिरी बार देखे जाने से पहले यही एक और बार देखा गया था। डल्लेरी के शांगना पार्क में एक जॉगर ने उन्हें अपनी मां की कब्र की ओर जाते देखा था। राहगीरों ने कब्रिस्तान से महिला की चीखें सुनी, पर यह साफ नहीं था कि वो एलन थीं या नहीं। हालांकि उनके लापता होने के थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी पास में मिली। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और घटना की परिस्थितियों को देखकर माना गया कि वह खुद ही गायब हुई थीं। फिर मामला ठंडे बस्ते में चला गया और बात सीधे 10 सितंबर 2013 पर पहुंचती है। उस दिन 2 मछुआरों ने काउंटी विकलो के पास वर्ट्री जलाशय के तल में एक बैग पड़ा हुआ देखा। उन्होंने उसे बाहर निकाला और अंदर कपड़े, हथकड़ी, मुंह बंद करने वाला कपड़ा, साथ ही हाथ और पैर बांधने के उपकरण पाए। उन्होंने चीजें गार्डा स्टेशन को सौंप दी, जिससे इलाके की जांच शुरू हुई। तलाशी में हथकड़ी, चाबियां, चमड़े का मास्क, तेज किया हुआ ब्लेड, कीचेन और इन्हेलर मिले। कीचेन में डन स्टोर की लॉयल्टी कार्ड थी, जिसे जल्दी ही पता चला कि वह एलन ओहारा की थी। झील की भी तलाशी ली गई, जिसमें 2 नोकिया फोन की बैटरियां, चश्मा और एक बैकपैक मिला। चश्मा स्पेक्सेवस ब्रांच में एलन की फाइल में मौजूद रिकॉर्ड से मेल खाता था। इसी दौरान एक डॉग ट्रेनर महीनों से उसी इलाके में कुत्तों को घुमा रही थी, जब अगस्त में उसका एक कुत्ता कभी कभी गायब होकर हड्डियां लेकर लौटता था। 13 सितंबर को जब सामानों का बैग मिलने के 3 दिन बाद वही कुत्ता फिर से एक हड्डी लेकर आया। इस बार उसके साथ कपड़े भी थे। ट्रेनर ने जमीन के मालिक से संपर्क किया, क्योंकि उसे ये अवशेष इंसानी लग रहे थे। इसके बाद एक और खोज की गई, जिसमें और भी टुकड़े मिले, जिन्हें जल्दी ही इंसानी अवशेष के रूप में पुष्टि कर दी गई। डेंटल रिकॉर्ड से उनकी पहचान एलन के रूप में हुई। यह स्पष्ट था कि उसकी हत्या हुई थी। जांच में लापता महिला और आर्किटेक्ट 72 नाम की प्रोफाइल के बीच ऑनलाइन संबंध सामने आया। वह आर्किटेक्ट ग्रेहम ड्वायर था, जिसे पुलिस ने यह निर्धारित किया कि उसने एलन के साथ ऐसे संबंध बनाए थे जिनमें दोनों पक्षों की ओर से हिंसक कृत्य शामिल थे। 2010 के आसपास उनका रिश्ता कमजोर पड़ा, लेकिन अगले साल ड्वायर ने प्रीपेड फोन से एलन से संपर्क कर रिश्ता फिर शुरू किया। वही 2 नोकिया फोन थे। इन डिवाइसों और एलन के लैपटॉप से मिले सबूतों के आधार पर पुलिस ने ड्वायर के घर की तलाशी का वारंट लिया, जहां उसे अपराध से जोड़ने वाले और सबूत मिले। ये और वह सीसीटीवी फुटेज जिसमें संदिग्ध को पीड़िता के अपार्टमेंट पर 9 बार जाते देखा गया था, गिरफ्तारी के लिए काफी थे। 11 साल लंबे ट्रायल, अपील और अस्वीकार्य सबूतों की प्रक्रिया के बाद उसे एलन ओहारा की हत्या का दोषी पाया गया और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। नंबर 5। कॉलेज के अंतिम वर्ष की छात्रा सामंथा ली जोसेफसन का जन्म
प्रिंसटन न्यू जर्सी में हुआ और वे रॉबिन्सविल में पली बढ़ी। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना में पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई की और 2019 तक इसे पूरा करना चाहती थीं। उन्होंने ड्रेक्सेल यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ में स्कॉलरशिप और रॉटगर्स में आंशिक स्कॉलरशिप पाई थी। उनकी इच्छा अंतर्राष्ट्रीय कानून की प्रैक्टिस करने की थी। वे अल्फा गामा डेल्टा की सदस्य थी और बार्सिलोना में विदेश में पढ़ाई भी की थी और मैड्रिड व पेरिस भी गई थी। ये 29 मार्च 2019 की बात है, जब 21 साल की वो युवती अपने दोस्तों के साथ शाम बिताने के बाद कोलंबिया के डाउनटाउन 5 पॉइंट्स डिस्ट्रिक्ट से निकलने की कोशिश कर रही थी और ये लगभग 2 बजे रात का समय था। वह बर्ड डॉग बार से निकली और उबर कैब बुक की। बाहर के सीसीटीवी में दिखा जब सुबह 2:09 पर काली शेवरले इम्पाला समांथा के पास रुकी। वह उसमें ऐसे बैठ गई जैसे कोई उबर आने पर बैठता है, लेकिन यह उसकी उबर नहीं थी। समांथा ने शेवरले को घर ले जाने आई गाड़ी समझकर उसमें बैठी, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। ड्राइवर ने चाइल्ड लॉक लगाया, जिससे दरवाजे सिर्फ बाहर से खुल सकते थे और समांथा फंस गई। अगले दिन उसके रूममेट्स ने उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। कुछ ही समय बाद न्यू ज़ायन के एक खेत में एक शव मिला, जिसकी पुष्टि हुई कि वह लापता महिला का ही था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पीड़िता के शरीर पर कई धारदार हथियारों की चोटें मिली। उसके शरीर पर अनुमानित 120 घाव पाए गए थे। इस बात के सबूत मिले कि समांथा ने खुद को हमले से बचाने की कोशिश की थी, क्योंकि एक बार उसके सिर पर किया गया था। उसकी खोपड़ी और दिमाग पर घाव थे। उसकी कैरोटिड धमनी छेद दी गई थी और उसके कंधों, गर्दन, धड़, पीठ, फेफड़ों, टांग और पैरों पर कई और गहरे कट थे। अपहरण की निगरानी फुटेज का इस्तेमाल करते हुए जांचकर्ताओं ने कार को उसके मालिक तक सफलतापूर्वक ट्रेस कर लिया। नाथानियल रोलैंड को गिरफ्तार किया गया और उसकी गाड़ी की तलाशी में तरल ब्लीच, वाइप्स, विंडो क्लीनर, सामंथा का मोबाइल फोन और बहुत सारे सबूत बरामद हुए। रोलैंड के निवास पर सफाई का सामान और 2 धारदार हथियार मिले, जिन पर पीड़िता का डीएनए भी पाया गया। रोलैंड के नाखूनों में भी सामंथा का डीएनए मिला। हमलावर पर बाद में अपहरण और हत्या का आरोप लगाया गया और उसे जमानत देने से इनकार कर दिया गया। उसका मुकदमा जुलाई 2021 में शुरू हुआ, जिसमें अभियोजकों ने 31 गवाहों को गवाही के लिए बुलाया। बचाव पक्ष ने कोई गवाह नहीं बुलाया और रोलैंड ने गवाही नहीं दी। और 1 हफ्ते बाद 1 घंटे की विचार विमर्श के बाद जूरी ने उसे दोषी पाया और उम्र कैद की सजा सुनाई। नंबर 4, स्वीडिश पत्रकार और कई समाचार संस्थानों के लिए फ्रीलांसर किम वॉल का जन्म और पालन पोषण स्कैने काउंटी में हुआ था। 2013 में उन्होंने फ्यूचर ऑफ जर्नलिज्म प्राइज और 2016 में डिजिटल हैंसल मीड प्राइज जीता। उन्हें पुलित्जर सेंटर ऑफ क्राइसिस रिपोर्टिंग और ग्राउंड ट्रुथ प्रोजेक्ट सहित कई समाचार एजेंसियों से ग्रांट्स भी मिले। 2017 में उन्होंने डेनिश उद्यमी पीटर मैडसेन का इंटरव्यू तय किया और उनकी छोटी पनडुब्बी UC3 नॉटिलस पर सवार होने को उत्साहित थी। 10 अगस्त 2017 को ये निगरानी छवि कैद हुई, जिसमें किम डेनमार्क के कोगे बे में उसमें सवार होने के तुरंत बाद पनडुब्बी के टावर पर खड़ी दिखी। यही तस्वीर और मैडसेन के साथ उसका होना आखिरी बार था जब पत्रकार को जीवित देखा गया था। किम के सहकर्मी ओल्ड स्टॉब ने किम के लापता होने की रिपोर्ट तब दर्ज कराई जब नॉटिलस कोपनहेगन में नहीं पहुंचा। कुछ देर बाद मैडसेन को बचा लिया गया और अगले दिन नॉटिलस डूबा मिला। 21 अगस्त को एक साइकिल सवार को समुद्र तट पर बहकर आया हुआ एक मानव धर मिला। पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ कि पीड़िता पर कई तेज धारदार हथियारों से हमला हुआ था। अक्टूबर में 2 प्लास्टिक बैग मिले, जिनमें और अवशेष थे, जिनमें किम वॉल के अंग और सिर भी शामिल थे। मैडसन को गुमशुदगी के शक में गिरफ्तार किया गया। उसने कहा कि उसने पत्रकार को किनारे पर उतारा था। हालांकि अवशेष मिलने के बाद उसने स्वीकार किया कि जहाज पर एक दुर्घटना के बाद उसने उसके अवशेषों को समुद्र में फेंक दिया था। आगे की जांच में संदिग्ध के कंप्यूटर पर महिलाओं के साथ क्रूरता किए जाने के वीडियो मिले, जिनमें से कुछ में कथित तौर पर सिर काटने की घटनाएं भी शामिल थी। अगले साल मैडसन पर हत्या और शव के साथ
अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया गया। अभियोजकों ने आरोप लगाया कि उसने किम को मारने से पहले यातना दी थी। अप्रैल तक हमलावर सभी आरोपों में दोषी पाया गया और उम्र कैद मिली। नंबर 3, एनी ली 2009 में न्यू हेवन, कनेक्टिकट की येल यूनिवर्सिटी में युवा स्नातक थीं। 24 साल की एनी ली यूनिवर्सिटी के फार्माकोलॉजी विभाग में पीएचडी छात्रा थी। उस समय एनी ली की सगाई हो चुकी थी और उनकी शादी बस कुछ ही दिनों में होने वाली थी जब वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। 8 सितंबर को एनी ली अपने अपार्टमेंट से निकलकर स्टर्लिंग हॉल ऑफ मेडिसिन गई। उस दिन बाद में एनी ली हॉल से निकलकर 10 अमिस्टेड स्ट्रीट की रिसर्च बिल्डिंग गई। एनी ली ने अपना पर्स, मोबाइल फोन और नकद स्टर्लिंग हॉल में अपने ऑफिस में छोड़ दिया और सुबह 10 बजे के ठीक बाद रिसर्च लैब में दाखिल हुई, जैसा कि बिल्डिंग की सुरक्षा कैमरा फुटेज में देखा गया। लेकिन उन कैमरों ने लापता महिला को इमारत से बाहर जाते हुए रिकॉर्ड नहीं किया। उसी शाम 9 बजे 5 में से एक रूममेट ने उनकी सुरक्षा को लेकर पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जांचकर्ताओं ने फुटेज देखने के बाद पूरे भवन को सील कर दिया क्योंकि उन्होंने देखा कि एनी बाहर नहीं गई थी। उन्होंने कैंपस, इमारतों, हर कमरे और हार्टफोर्ड डंप साइट तक तलाशी ली जहां येल का कचरा जलता है। एफबीआई, न्यू हेवन पुलिस विभाग और राज्य पुलिस सभी इस खोज में शामिल थे। ये प्रयास कई दिनों तक चलता रहा जब तक 13 सितंबर एनी की शादी का दिन नहीं आ गया। रविवार को अधिकारियों ने पीड़िता का शव लैब के बेसमेंट में दीवार के अंदर एक केबल चेस से बरामद किया। उसके खून से सने कपड़े उसी इमारत की सीलिंग के अंदर मिले थे। लापता व्यक्ति का केस अब हत्या की जांच बन गया था। क्योंकि पूरे कैंपस में हर जगह येल आईडी कार्ड जरूरी था, पुलिस ने माना कि बाहरी व्यक्ति के लिए प्रयोगशाला में घुसना मुश्किल है। इसलिए उन्होंने जांच येल के स्टाफ और छात्रों पर केंद्रित की। 4 दिन बाद पुलिस ने 24 वर्षीय प्रयोगशाला तकनीशियन रेमंड क्लार्क को गिरफ्तार किया, जो एनी की गुमशुदगी वाले दिन उसी इमारत में काम कर रहा था। एक डीएनए सैंपल ने उसे हत्या से जोड़ दिया। क्लार्क को $3 मिलियन की जमानत पर अधिकतम सुरक्षा जेल में रखा गया जब वह सुपीरियर कोर्ट में पेशी का इंतजार कर रहा था। जनवरी 2010 में मुकदमा शुरू हुआ। क्लार्क ने खुद को निर्दोष कहा। कई सुनवाइयों में संदिग्ध ने अपनी बेगुनाही बरकरार रखी। हालांकि मार्च 2011 में उसने हत्या के आरोप में दोषी कबूल कर लिया, जिसके बदले उसे 44 साल की सजा मिली। नंबर 2, मारिया मार्ता गार्सिया बेल्सुन से 50 वर्षीय समाजशास्त्री थी और लापता बच्चों के लिए एक फाउंडेशन के साथ काम करती थी। वह 31 साल से कार्लोस से शादीशुदा थी और यह सिलसिला 27 अक्टूबर 2002 को खत्म हो गया। उस दोपहर कार्लोस ने ब्यूनस आयर्स के पॉश इलाके के कार्मेल कंट्री क्लब स्थित घर में प्रवेश किया और पत्नी को बाथटब में बेहोश पाया। कार्लोस अपने साले के घर फुटबॉल देख रहे थे, जबकि मारिया टेनिस मैच के लिए गई थी। कार्लोस ने उन्हें बाथटब में पाकर सिर टकराने की आशंका में तुरंत एम्बुलेंस बुलाई। एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, लेकिन पता चला कि मारिया सिर्फ बेहोश नहीं थी, बल्कि उनकी मौत हो चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि मारिया को बिना किसी चोट के कार्डियक अरेस्ट हुआ था। परिवार ने इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और उनका शव परिवार को सौंप दिया गया। मारिया को उनकी मृत्यु के लगभग 24 घंटे बाद दफना दिया गया, लेकिन पुलिस कभी भी घर पर जांच के लिए नहीं आई थी और किसी ने उन्हें बुलाया भी नहीं था। उनका मानना था कि मारिया के साथ सिर्फ एक अजीब हादसा हुआ, लेकिन सभी इससे सहमत नहीं थे। कुछ परिवार वालों का कहना था कि और जांच होनी चाहिए थी, शायद कोई घर में घुसकर हमला कर गया। उन्होंने सिद्धांत दिया कि उसकी टेनिस मैच बारिश से जल्दी खत्म हुई, वह समय से पहले घर लौटी, जिससे चोर हैरान हुए और उस पर हमला कर उसे चुप करा दिया। मारिया के सौतेले भाई ने कहा कि पुलिस को जांच करनी चाहिए। जोर देने पर पता चला कि महिला के सिर में कम से कम 3 छेद थे, ऐसे छेद जो सिर को नल या टोटी से टकराने से नहीं बन सकते थे। 1 महीने बाद मारिया की कब्र से अवशेष निकाले गए। जांच में उसके सिर में 5 धातु के टुकड़े और एक निशान मिला जो छठे टुकड़े की ओर इशारा करता था। अब घरेलू दुर्घटना की जांच हत्या के तौर पर होने लगी। शुरुआत में
जांचकर्ताओं ने पति कार्लोस को एक संभावित संदिग्ध या जांच के दायरे में आने वाले व्यक्ति के रूप में देखा। असल में उन्हें गिरफ्तार किया गया, मुकदमा चलाया गया और अपराध के लिए दोषी ठहराया गया, इससे पहले कि घर की निगरानी कैमरों की मदद से उन्हें बरी कर दिया गया। कैमरों ने कार्लोस को दोपहर देर से घर लौटते दिखाया, जब मारिया जा चुकी थी, जिससे साबित हुआ कि वो हत्या में शामिल नहीं थे। अपराध में .32 कैलिबर रिवॉल्वर इस्तेमाल हुई थी। जांचकर्ताओं के पास सिर्फ परिस्थितिजन्य सबूत थे, जो मामला सुलझाने के लिए काफी नहीं थे। 2018 तक ही वे हमलावर को पकड़ पाए और ये समुदाय की सीसीटीवी प्रणाली की वजह से संभव हो पाया। गेटेड इलाके के कैमरों ने उस दोपहर बाद में निकोलस पाचेलो को कंट्री क्लब के परिसर से गाड़ी चलाकर बाहर निकलते हुए रिकॉर्ड किया। जब तक यह पता चला वह चोरी के मामलों में जेल में सजा काट रहा था। आंखों देखी गवाहियां, बिना पुष्टि अलीबी, सीसीटीवी और साथियों की गवाही से जांचकर्ताओं ने पाचेलो को हत्या का दोषी ठहराया। उन्होंने पाया कि उसका अपने अमीर पड़ोसियों को लूटने का लंबा इतिहास था और अपराध वाले दिन भी वो यही करने की कोशिश कर रहा था। जैसा प्रियजनों ने सोचा था, मारिया उस दिन जल्दी घर आ गई। नंबर 1, लिबर्टी स्क्वायर, जिसे लीबी भी कहते हैं, 1998 में जन्मी और वेस्ट विकॉम्ब, बकिंघमशायर में पली बढ़ी। 2019 तक वो यूनिवर्सिटी ऑफ हल में दाखिल हो चुकी थी, जहां वो दर्शन शास्त्र की पढ़ाई कर रही थी। 31 जनवरी को उस साल अंग्रेज छात्रा रात में दोस्तों संग बाहर गई और शाम की धुंध में अचानक गायब हो गई। उन्होंने किंगस्टन अपॉन हल जाने का निर्णय लिया, जो ईस्ट राइडिंग ऑफ यॉर्कशायर में है। रात 11:20 बजे तक समूह ने वह इलाका छोड़कर हल के केंद्र के लोकप्रिय नाइट क्लब वेली की ओर बढ़ा। रिपोर्ट के मुताबिक लिब्बी सबसे ज्यादा नशे में थी, जबकि उसकी सभी दोस्त शराब पी रही थी। इतना ज्यादा कि वेली के स्टाफ ने उसे अंदर जाने से मना कर दिया। दोस्तों ने टैक्सी बुलाकर लिब्बी को उसके वेल्सली एवेन्यू वाले घर पहुंचा दिया, लेकिन वह छात्रा अपार्टमेंट नहीं गई, बल्कि सड़क पर आगे बढ़ती रही, जैसा कि उसकी आखिरी सीसीटीवी फुटेज में दिखा। निगरानी कैमरे लिब्बी की गतिविधियों के मूक गवाह बने रहे। उन्होंने देखा कि वह बेवरली रोड पर जा रही थी। 10 मिनट बाद वो आधा मील दूर सड़क पर रोती हुई पाई गई। राहगीरों ने मदद की कोशिश की, पर वह असंगत बोल रही थी और आक्रामक बताई गई थी। इसके बाद वो गायब हो गई और हम्बरसाइड पुलिस के इतिहास में सबसे बड़ा लापता व्यक्ति खोज अभियान शुरू हुआ। 100 से ज्यादा पुलिस अधिकारी और कर्मचारी सबूतों की तलाश में लगे। खास टीमों ने पास की नदी हिल, द बेवरली और बार्न स्टेपल ड्रेन के जलाशयों में भी खोज की। इन प्रयासों के दौरान जांचकर्ता निगरानी फुटेज की छानबीन कर रहे थे और उन्होंने लिब्बी के आखिरी ज्ञात स्थान के पास एक सिल्वर एस्ट्रा को देखा। इस एस्ट्रा को जल्द ही 24 वर्षीय कसाई पॉवल रेलोविच से जोड़ा गया, जिसे लापता महिला के अपहरण के शक में गिरफ्तार किया गया। जांच में पता चला कि उस पर वॉयरिज्म, सार्वजनिक अश्लीलता व चोरी के कई आरोप हैं। उसने इलाके में महिलाओं की जासूसी कर कई अपराध किए थे। जेल में रहते हुए लिब्बी स्क्वायर का शव 2 महीने बाद हम्बर एस्टूरी में एक मछुआरे ने पाया, जब वह लापता हो गई थी। हालांकि सड़ने की स्थिति के कारण जांचकर्ताओं के लिए उसकी मौत का कारण पता लगाना संभव नहीं था, फिर भी उन्होंने रेलोविच पर इस अपराध का आरोप लगा दिया। 6 दिन की चर्चा के बाद जूरी ने आरोपी को लिब्बी पर हमला और हत्या का दोषी ठहराया। अगले दिन उसे जेल की सजा सुनाई गई, क्योंकि जज ने उसे एक बहुत ही खतरनाक व्यक्ति माना। देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन जरूर दबाएं, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि नए वीडियो की जानकारी मिले। मेरा नाम टॉप 5 अननोन्स है और अगले वीडियो में फिर मिलूंगा।